Hello guys, welcome back to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss the chapter number 14 which is angular kinetics of human movement. तो इसमें जो है हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, क्योंकि अब हम वो वाली स्टेज पे है कि जब यहाँ पे हमें ये नहीं पूछ सकते कि भाई एंगुलर काइनेटिक्स की डेफिनेशन सुना दो या हमें एंगुलर मास की डेफिनेशन या फोर्स आपके लिहाज से क्या है, तो ये हमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी आनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो वो जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे लेंगे कि किस तरह हम इसे अपनी डेली लाइफ में और फिजियोथेरेपिस्ट अपनी लाइफ में बेसिक प्रिंसिपल है हमारी बॉडी के मूवमेंट किस पैटर्न पे हो रही है वो देख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब जो रेजिस्टेंस आ रही है एंगुलर मोशन में। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आती है। इनर्शिया क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन है बॉडी की, हमने जो पिछली क्लासेस में एफएससी में पढ़ा है कि वो मेंटेन ही रखता है, मतलब अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, मतलब अपनी बॉडी को रेजिस्ट कर रहा होता है कि कोई भी जो है मोशन फोर्स वगैरह उसकी पोजीशन को चेंज ना कर पाए। अच्छा, इनर्शिया बॉडी की डेंसिटी होती है जो रेजिस्ट कर रही होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन माने के वेलोसिटी, वेलोसिटी माने के आम लफ्ज़ों में स्पीड को, ठीक है। ऑल्दो इटसेल्फ इट इज़ अ रादर देन द क्वांटिटी, ये कॉन्सेप्ट है, आप एक क्वांटिटी नहीं कह सकते। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वही मैंने कहा कि हमने रटा नहीं लगाना। हमें पता लग गया इनर्शिया क्या है, जो एक डेंसिटी है बॉडी की, एक फीचर है बॉडी का, एक करेक्टरिस्टिक है बॉडी की जो कि इसको रेजिस्ट करिए इसके एक्सेलरेशन के। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के, और ये जो होता है मास के होता है और न्यूटन के लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉ जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी चैप्टर में सेकंड लास्ट पे हम पढ़ेंगे भी कि सेकंड लॉ के मुताबिक जो जितना ज़्यादा बॉडी का मास होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी लीनियर एक्सेलरेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितना बड़ा मास होगा उतनी ज़्यादा उसे रुकावटें फेस करनी पड़ेगी। आप ये समझिए रेजिस्टेंस ये ना कि रुकावटें जितनी फेस करनी पड़ी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो होती है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल्सो द फंक्शन होता है बॉडी का, बॉडी मास के अंदर आ जाता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। किसके अंदर रेजिस्टेंस किस में आ रही है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो स्पीड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बोले तो स्पीड। मतलब ये है, आपको एक मैंने आसान बताया कि उसकी जो स्पीड में जो आ रहा है चेंज वो उसमें हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एडिशनल फैक्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बात समझने की कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है बॉडी का मास, ठीक है। ये आर जो है ना, ये है हमारे पास आर डिस्टेंस है, ठीक है। रेडियस नहीं कहना है, ये डिस्टेंस कहना है, ठीक है। ये आर हमारे पास रेडियस है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बता दिया, एक्सिस ऑफ जहाँ पे हमारी रोटेशन ने अक्कर होना है ये वो वाला एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है ये आगे मास लगा और इसके अंदर में आन का जो डिस्टेंस है वो आर है। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। एम इज़ द मास एंड आर इज़ द डिस्टेंस, और स्क्वायर का इसका डबल है, ठीक है, डिस्टेंस आर का स्क्वायर। जितना ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मास ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये उसके मास पे कर रहा है और डिस्टेंस पे कर रहा है। ये बात आपको समझ लगी? आसान सी बात थी, बेसिक थी, रिवाइज करवाना था आपको, और रिप्रेजेंट इसे हम आई से करते हैं। अभी तक हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि एक्सपेरिमेंटली एक बेसबॉल की हमें एग्जांपल दी। ऑफकोर्स हमें एप्लीकेशन आनी चाहिए, और जो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए इसकी। अब देखो इनर्शिया प्रॉपर्टी है हमारे पास, एंगुलर मोशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट एज आई, ये मैंने आपको बता दिया। ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, ये सारी बातें यही लिखी हुई है, और यही बातें जो बेसिक बातें जो समझी जा सकती है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास एक बैट है हमारे पास, ठीक है। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रिस्ट जॉइंट है, आप समझ लें, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो आर आ रहा है। ये इजी टू मूव है। अब देखिए यहाँ पे आर कम है, ठीक है, तो इजी टू मूव है, बैट को हम इजीली मूव कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन तक का डिस्टेंस है वो कम है, इसकी वजह से हम इससे इजीली बैट को मूव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक होगा। अगर ये ज़्यादा हो गए तो उतनी हमें डिफ़िकल्टी होगी मूव करने में, उतनी ज़्यादा इनर्शिया को ओवरकम करने में हमें टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में टाइम लगेगा। अब क्या होता है कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले इधर था, हम इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही आगे मूव कर दे तो इनर्शिया हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के मुताबिक जब हम चेंज करें ना, उसको मास डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ा मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया, उसे हम कहते हैं चॉकिंग अप,
ठीक है, ये टर्म आपको पता होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये फॉर्मूला आपको उसने बता दिया है। एम इज़ द मास, आर इज़ द पार्टिकल रेडियस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे रोटेशन हो रही है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल मास पार्टिकल, अगर ज़्यादा हो जाए तो इन सब का सम ले लो तो ये आ जाएगा। अब ये उसने मास डिस्ट्रीब्यूशन का और एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मोर इंपॉर्टेंट दैन द टोटल बॉडी मास इज डिटर्मिन्ड द रेजिस्टेंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बिकॉज आर स्क्वायर। R is the distance between the given particle and axis of R change as the axis of rotation change। अब देखो रेडियस चेंज होता जाता है जैसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आगे आ रहा है तो R कम होता जा रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट। और अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट से बात करें, इसको चेंज कर देते तो हम चॉकिंग अप कहते हैं। ये बात चॉकिंग अप तब तक बात आपकी मुकम्मल नहीं होती जब तक आप एक्सिस ऑफ रोटेशन का जिक्र ना करें, ठीक होगा। ये उसने एग्जाम्पल दिया। अब मैंने आपको बताया बेसबॉल के आगे जो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो गए उनको ये पता होना ज़रूरी होता है कि उन्हें अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होंगी, इसे पता है इनर्शिया क्या होता है, लेकिन बैट पे किस तरह लग रहा है, ये इस पर किस तरह लग रहा है, चॉकिंग अप किस तरह हो रही है, तो फिर ये फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। अब हम ना ह्यूमन बॉडी पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो बायोमैकेनिक्स है वास्ट फील्ड है। इसमें बाहर स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन, एक वीडियो भी मैं बनाऊंगी फिजियोथेरेपिस्ट पे जहाँ पे आपको सारी मैं बताऊंगी कि क्या क्या स्कोप इनका क्या और क्या क्या आप आगे प्रोस्पेक्ट फील्ड को चूज़ कर सकते हैं जी। अभी हमारे पास आता है गेट की बात करें। गेट के ऊपर लेग मैस का वो जिक्र कर रहा है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है और उसको बता रहा है कि वो किस तरह मतलब मूव कर सकता है। गेट का मतलब आप देखें, अब एक बॉडी हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और या सारा हमारा वेट किस पे आ रहता है, हिप पे। हिप हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड फ्लोर से हमारी, ये पाँव आ गए फॉर एग्जांपल, ये आर होगा और फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक होगा। ये बातें वो बताना चाहे। एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं, ये देखें ये मैंने लिखा है एंथ्रोपोमेट्रिक। अब हर बॉडी का थिन मास होता है, कईयों की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बोन का जो मास होता है वो कम होता है, कईयों की स्मॉल हाइट होती है, इजीली ब्रेक कर सकते हैं वो इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एंथ्रोपोमेट्री एडवांटेज, इसकी बना पे हम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग ना मॉडर्न जो है वो कौन कौन से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा बॉडी हैवी होगी उतना ज़्यादा उसका मास ज़्यादा होगा। फिर जो उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने किया हुआ हेड एंड बॉटम, ठीक है, वेट, प्रिमिटिव वेट और टो एंड बॉटम वेट। जो सबसे हमारे पास हार्ड होता है ना, जिसको अचीव करना है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, वो हेड एंड बॉटम होता है। सबसे बेहतर जो होता है वो पिरामिड कट हम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी एक्सिस वेट डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नंबर 1 पे हमारे पास प्रिमिटिव कट आता है। सेकंड नंबर पे हम इसमें भी हार्ड होता है, डिफिकल्ट करना है एज़ कम्पेयर टू पर मीटर ऑफ कट से, तो ये हम कर रहे होते हैं टो एंड बॉटम। और उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है हेड बॉटम कट। ये इन्होंने इस पैराग्राफ में कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाती है, और ये गोल्फ की एक आयरन बताई हुई। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, विच इज़ हमारे पास क्या है, डिटर्मिनिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बॉडी अगर कोई भी सर्कल में है, स्क्वायर में, ट्रायंगुलर में, तो हम ईजी टू इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी का फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। ह्यूमन बॉडी का फाइंड करना क्यों डिफिकल्ट है? ह्यूमन बॉडी देखे, अब कोई ये तो नहीं ना आपके पास ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, बहुत बहुत किस्म के लोग आ रहे होते हैं आपके पास, कि ये तो नहीं ना कि अब सारों का ही बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रेट होगा या थिन होगा या लीन होंगे या वो हेल्दी होंगे। तो क्या वजूहात आ रही होती है, एक उसका इरेगुलर बॉडी का शेप होता है, एक मैच डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग राउंड आपको मिलेंगे, कोई शॉर्ट मिलेंगे, जो कोई बल्कि मिलेंगे, कुछ लीन मिलेंगे। कईयों की बोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कईयों की हॉलो होती है। और डिफरेंस जो आ रहा था वह एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैच डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा है, चेंज के ऊपर आ रहे थे, जिससे हम आर कह रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम जो है बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट ह्यूमन बॉडी को, जैसे ये हेड मैंने बना दी, ये एक सेगमेंट होगा, इसका पहले फाइंड कर लें, फिर बाकी का फाइंड करें, सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम I इज इक्वल टू एम के यूज़ कर रहे थे। अब m तो मैस आ गया, के हमारे पास नया फैक्टर है जिसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं और एंगल ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। क्या क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन और एंगल ऑफ गायरेशन। फॉर इरेगुलर बॉडी के लिए भी हम फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ गायरेशन करते हैं, और ये मल्टीपल एंगल हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देख लीजिए कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसलिए ह्यूमन बॉडी को हम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और ये एक्सेलरेशन ऑफ स्विम, अब की यहाँ पे इन्होंने लिखा है मेजरमेंट फॉर्म मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ स्विंगिंग लिम्ब एम्प्लॉय द फोटोग्रामेटिक मेथड। फोटोग्रामेटिक मेथड के फोटोज भी हम देखें ना डिफरेंस कर रहे होते हैं कि किस तरह ये चेंज हो रही है, ठीक है। ये आई सेगमेंट में डिवाइड करके कर रहे थे, जिससे हम कहते हैं आई इज इक्वल टू एम के। आई जो है ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम जो हमारे पास मास है, और के जो ये डिस्टेंस है, जिससे रेडियस ऑफ गायरेशन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेविटी का भी पॉइंट आ जाता है, और जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो रही होती है, आर भी चेंज हो रहा होता है, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। और लेंथ ऑफ रेडियस गायरेशन जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने से चेंज हो रही होती है। के जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, ठीक है, जैसे देखें अभी इन्होंने लिखा है व्हेन द बैट इज हेल्ड के इज मच शॉर्टर एंड व्हेन द बैट इज हेल्ड प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ मोर मास इज पोजिशन क्लोज टू द एक्सिस, लाइकवाइज द रेडियस ऑफ बॉडी सेगमेंट फॉरआर्म इज ग्रेटर। मतलब एंगल ऑफ गायरेशन, और मतलब एंगल कह लें या रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज होता रहता है, के कांस्टेंट नहीं रहता। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ गायरेशन भी चेंज होगा, ठीक होगा। देन आई मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस तरह होता है, डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे होते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारे पास आता है वो आता है ग्रेट लेआउट, इरेक्टेड या लेआउट पोजीशन, जो हमारे पास सिंपल खड़ी पोजीशन होती है। ये ग्रेटर इसमें वेट होता है, इसका एडवांटेज कम होता है, ठीक है। फिर दूसरी हमारे पास कर्व आ जाती है, वो इस तरह होती है, मतलब यूँ और इस तरह करके पोजीशन होती है, मतलब इस तरह और इस तरह, मतलब बिलो के 90 होती है। आप ये एक अंदाज़ा रख ले, ये इस तरह बना रही होती है, जिसे हम पाइक पोजीशन कह रहे थे। ये मैंने ड्रॉ करने की भी कोशिश की है। देन उसके बाद पूरी हम बॉडी को जब फ्लेक्स कर लेते हैं, ये हमारे पास स्टक पोजीशन होती है। ये पोजीशन आपको बताने का मेरा मकसद ये है क्योंकि आगे ये पोजीशन यूज़ होनी है, तो आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। ये सी शेप होती है, टक पोजीशन होती है, ठीक होगा। पोजीशंस का भी मैंने आपको बता दिया, ये भी जिक्र है, एनाटॉमिकल पोजीशन, टक पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का डिसएडवांटेज है, सबसे अच्छी हमारे पास पोजीशन होती है टक पोजीशन, क्योंकि उसमें कम लग रही होती है। इसका फिर कर्व पोजीशन आ जाती है और फिर ग्रेट आ जाती है, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स देख लें, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे के देख ले, ये है के हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ गायरेशन, या आप कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये आ गया फ्लेक्शन, कौन सा प्लेन यूज़ हो रहा है, इसमें ट्रांसफर एक्सिस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जैसे ये मेरा आर्म है, इसकी मैं ऊपर अपने बाइसेप्स की ऊपर भी मूव कर रही हूँ, डाउनवर्ड भी मूव कर रही हूँ, जैसे कि आप डायग्रामेटिक व्यू में देख सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया आपके। देन उसके बाद आप ये देखें, आप सुपीनेशन और प्रोनेशन करें, सीधा उल्टा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही है, यहाँ पे के स्मॉल हो जाएगा। जब लेस एंगल होगा गायरेशन का, तो आप हमारे इनर्शिया को कंजर्व करने में अच्छे साबित होंगे, ठीक है। क्यों, एंगल ऑफ गायरेशन कम है क्योंकि डिस्टेंस कम है, के कम है, के रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, जब हमारा बॉडी का स्टेट होता है, ये पेल्विक हमारे पास आ गया, ये मैस आ गया, ये आर आएगा, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, ये मैस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और ये हमारे पास आर आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब जब हम रनिंग करने से पहले आपने देखा होगा कि पोजिशन है वो नी पे बैठते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो ज़्यादा कर सके, ज़्यादा तेज़ भाग सके। उसमें क्या होता है कि वो अपने आर को कम कर देते हैं, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आर को, वो डिस्टेंस को कम कर होते हैं। मास तो चेंज कर नहीं सकते, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं। तो पेल्विक हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह उसने क्या कर दी, फ्लेक्स कर दी लेग को, रिड्यूस अपना डिस्टेंस किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया, ताकि वो कंजर्व कर पाए मोमेंटम को, ठीक होगा। ये बातें थी एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड। देन चिल्ड्रन में ये ज़्यादा होता है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर एंगुलर मोमेंटम की बात कर ले। अब हमारे पास आती है लीनियर मोशन आती है, जिससे एम वी को कहते हैं, और एंगुलर मोशन आती है जो हमारे पास आई ओमेगा आता है। 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैट मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कर रही होती है, दूसरा उसकी मास पे डिपेंड कर रही होती है, और तीसरा उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे कर रही होती है, जिसका फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है, kg मीटर का स्क्वायर एस, एम वी ओवर आई वी कह रहे होते हैं। एंगुलर मोशन जो होती है वो हमारे पास HIW एंगुलर, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आई जो है एम आर के इक्वल है। लोकल टर्म में तो मैंने आपको बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब रिमोट टर्म ले रहे होते हैं उसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सिस ले रहे होते हैं और मास डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज़ रह रहा होता है, जिसकी वजह से अगर हम ये करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेजिटल प्लेट सेगमेंटेशन आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, सेजिटल सॉरी कह रही, सिंगल सेगमेंट में हम एक मोशन और एक एक्सिस के अराउंड फाइंड कर पाएंगे ये फॉर्मूले से, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ होने आगे न्यूमेरिकल की भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। H इज इक्वल टू आई एस ओमेगा एस प्लस एम आर
जी इस तरह। ये जो है ये हमारे पास ग्रेविटी है और ये सेगमेंट के जिस सेगमेंट के हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रिमोट टर्म भी मैंने बता दी जिसमें हम एक्सिस जो ले रहे होते हैं रोटेशन, वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा था। थैंक यू सो मच।